अधिकांश लोगों के लिए यूक्रेन की सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य उसका नाटो में शामिल होना है। तर्क सीधा है, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन की सदस्यता यूक्रेन को बाकी 31 देशों की पूरी ताकत दिलाएगी, जो भविष्य की रूसी आक्रामकता के खिलाफ सबसे प्रभावी निवारक होगी। अगर मामला उल्टा हो और यूक्रेन का गठबंधन में आना नेटो के लिए भी उतना ही लाभकारी हो जितना यूक्रेन के लिए। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से पहले यह विचार शायद मजाकिया लगता, लेकिन अब यह उतना असंभव नहीं है। दरअसल अब स्थिति बिल्कुल उलट है। 2025 में यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों को नेटो के हेजहोग 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। एस्टोनिया में अभ्यास के दौरान यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने ब्रिटिश और एस्टोनियाई इकाइयों को बार बार इतनी हानि पहुंचाई कि अधिकारियों को कई बार प्रशिक्षण दोहराना पड़ा। अब स्वीडन में हुए ऑरोरा 2026 नाटो अभ्यासों में उन्होंने फिर वही किया और इस प्रक्रिया में नाटो की सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन दलों ने नेटो की रक्षा और रणनीतियों को कैसे बदला, यह क्यों महत्वपूर्ण है? यूक्रेन ने सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1990 के दशक में नेटो के साथ संबंध स्थापित किए थे, लेकिन रूस के आक्रमण और 2022 में यूक्रेन की नेटो सदस्यता के लिए आवेदन के बाद से ये संबंध तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन को यूरोप में नेटो के कई सैन्य अभ्यासों में भाग लेने के लिए बार बार बुलाया गया है। यूक्रेन 1997 से वार्षिक सी ब्रिज अभ्यासों की मेजबानी या भागीदारी करता रहा है, जो आमतौर पर काला सागर में होते हैं, लेकिन 2025 में यह यूके में होगा। यूक्रेनी पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों ने भी विशाल स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास में भाग लिया, जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास था, जिसमें 31 नेटो सहयोगी देशों के 90,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हुए। पर पहले के अभ्यासों में यूक्रेन एक कनिष्ठ साझेदार था, जो प्रशिक्षण, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और मूल रूप से नाटो से सीखने के लिए वहां था। ये बदलाव 2025 में शुरू हुआ। रूस से संघर्ष के कठिन अनुभव के कारण गठबंधन ने यूक्रेन को अभ्यासों में विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया है, जो वहां सिखाने और योगदान देने के लिए है, न कि केवल सीखने के लिए। पुर्तगाल में रेपमस 2025 अभ्यासों के दौरान यूक्रेनी टीमों ने समुद्री ड्रोन तैनात कर सिमुलेशन में नाटो फ्रिगेट को डुबो दिया, जिससे विषम नौसैनिक खतरे सामने आए। और एस्टोनिया में हुए स्प्रिंग स्टॉर्म 2026 अभ्यासों में यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों की सेनाओं के साथ भाग लिया। लेकिन एस्टोनिया में हुए हेजहॉग 2025 अभ्यासों में यूक्रेन ने वास्तव में अपनी छाप छोड़ी। इन अभ्यासों में 12 नाटो देशों के 16,000 से अधिक सैनिक एक साथ आए। उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों के साथ प्रशिक्षण लिया, जिनमें कुछ सैनिक अस्थायी रूप से मोर्चे से भेजे गए थे। साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न प्रकार के ड्रोन के साथ एक ऐसे युद्ध क्षेत्र का सिमुलेशन किया जहां भारी भीड़भाड़ और कड़ा प्रतिरोध था, जिसका नतीजा नाटो के लिए चौंकाने वाला था। प्रशिक्षण के दौरान कई हजार सैनिकों वाले युद्ध समूह, जिसमें ब्रिटिश ब्रिगेड और एस्टोनियाई डिवीजन शामिल थे, ने मशीनीकृत हमला करने की कोशिश की। उनके सामने एक यूक्रेनी ड्रोन यूनिट थी, जिसमें लगभग 10 सैनिक शामिल थे। यूक्रेनियों के पास उनके ड्रोन और डेल्टा, एक आधुनिक युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली थी। डेल्टा वास्तविक समय में खुफिया जानकारी एकत्र करता है, बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, लक्ष्यों की पहचान करता है और कमांड और यूनिट्स के बीच हमलों का समन्वय करता है। नाटो बलों के पास कोई मौका नहीं था। लगभग आधे दिन में यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने 17 बख्तरबंद वाहन नष्ट किए और 30 अन्य हमले किए। एक सिमुलेटेड लड़ाई में यूक्रेनी ड्रोन ने 2 नाटो मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों को घने जंगलों में सड़क पर फंसे वाहनों के साथ तबाह कर दिया। एस्टोनियाई डिफेंस लीग के अनमेन्ड एरियल सिस्टम्स के कोऑर्डिनेटर और अभ्यास में भाग लेने वाले इवर हानियोट के अनुसार अभ्यास के दायरे में वे दोनों बटालियनें अपनी युद्ध क्षमता प्रभावी रूप से खो बैठी। उन्होंने कहा कि नाटो इकाइयां हमारे ड्रोन ऑपरेटरों तक नहीं पहुंची। एक अन्य अज्ञात प्रतिभागी ने याद किया कि नाटो कॉम्बैट ग्रुप बिना छलावरण के आगे बढ़ा, टेंट
और बख्तरबंद वाहन लगा दिए, जो सब नष्ट हो गया। अब कुछ रक्षा विशेषज्ञ कुछ समय से चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध ने युद्ध लड़ने के तरीके को बुनियादी रूप से बदल दिया है और नेटो के पीछे छूट जाने का खतरा है। हेजहॉग 2025 अभ्यास गठबंधन के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। अब यूक्रेन ने वही चाल दोहराई है और वे चेतावनियां अब बड़े लाल झंडे बन गई हैं। स्वीडन के नेतृत्व में औरोरा 2026 अभ्यास 27 अप्रैल से 13 मई 2026 तक चले। मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य स्वीडन और बाल्टिक सागर में आयोजित हुए इस अभ्यास में 13 देशों की थल, जल और वायु सेनाओं के लगभग 18,000 सैनिकों को जुटाया गया। मेजबान स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा, एस्टोनिया, लातविया और यूक्रेन। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया भी सैन्य वर्दी में थी। इन अभ्यासों में स्वीडन की नौसैनिक छापों से रक्षा, संयुक्त जमीनी हवाई अभियान और खतरे वाले क्षेत्र में सैनिकों व सामग्री की आपातकालीन आवाजाही शामिल थी। मुख्य कार्यक्रम पश्चिमी बाल्टिक में स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर एक काल्पनिक रूसी हाइब्रिड युद्ध हमले के खिलाफ बल से बल रक्षा था। जैसा कि रियर एडमिरल जोनास विक्स्ट्रॉम, स्वीडिश अभ्यास निदेशक ने बताया, इस परिदृश्य में नाटो सीमा के पूर्वी हिस्से जैसे फिनलैंड और बाल्टिक राज्यों में दुश्मन इकाइयों की भारी तैनाती है, उस तरफ इकाइयों का जमावड़ा है। हमारे पास स्वीडन व अन्य सहयोगी देशों में भी हाइब्रिड गतिविधियां हैं। ये हाइब्रिड गतिविधियों का बड़ा स्तर है, जैसे तोड़फोड़, साइबर हमले, प्रभाव संचालन आदि। इसका मतलब है कि यूक्रेनी ड्रोन टीमों ने रूसी बल का रूप लेकर गोटलैंड पर हमलावर विरोधियों की भूमिका निभाई। पहली टीम फर्स्ट नेशनल गार्ड ब्रिगेड बुरियातिया से थी, दूसरी टीम 20th नेशनल गार्ड ब्रिगेड ल्यूबिव से थी। उनके खिलाफ करीब 17,300 मित्र राष्ट्रों के सैनिक रक्षा कर रहे थे। इनमें स्वीडन के साउथ स्कॉन रेजिमेंट, लुक्स फॉर्मेन रेजिमेंटेड, LV 6 एयर डिफेंस रेजिमेंट और 32वां होम गार्ड रेजिमेंट की टुकड़ियां शामिल थीं। साथ ही US मरीन कॉर्प्स, 3rd एयर नेवल गन फायर, लाइजन कंपनी, कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स बटालियन 24 और 27 डेनिश होम गार्ड सैनिक और ब्रिटिश इन्फेंट्री के जवान भी शामिल थे। नाटो के 17,000 से अधिक बेहतरीन सैनिकों के सामने कुछ यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर हैं। कागजों पर यह असंतुलित मुकाबला है, लेकिन जमीन पर नेटो सेनाओं को वही नुकसान हुआ जैसा हेजहॉग 2025 में हुआ था। 11 मई से 13 मई तक अभ्यास के अंतिम 3 दिनों के दौरान नाटो इकाइयों को रूसी हमले के तहत प्रमुख ठिकानों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें पारंपरिक सैन्य हमले के साथ साथ अपारंपरिक युद्ध रणनीतियों को भी शामिल किया गया था। जैसा कि हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, पारंपरिक और अपारंपरिक के बीच का यह अंतर नाटो की समस्या का एक मूलभूत हिस्सा है। इस अभ्यास में यूक्रेनियों को ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूसी हमलावरों की भूमिका निभानी थी। यूक्रेनी इकाइयां मानक घरेलू रूप से निर्मित FPV ड्रोन चला रही थी, जिनमें दिशात्मक एंटेना और लंबी चलने वाली बैटरियां लगी थीं। ऑपरेटरों को यूक्रेन युद्ध के हिसाब से खास उपकरण नहीं मिला था। वे अपने ड्रोन को व्यावसायिक टैबलेट, गेम बॉय जैसे एनालॉग कंट्रोल यूनिट और बाजार में मिलने वाले व्यूइंग गॉगल से नियंत्रित कर रहे थे, जो यूक्रेन की सेना में आमतौर पर देखे जाते हैं। नाटो की रक्षा के लिए साधारण दिखने वाली इस आक्रमणकारी सेना को रोकने में अत्याधुनिक स्वीडिश ग्रिपेन फाइटर जेट, आर्चर लॉन्ग रेंज होवित्जर, CV-90 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और लेपर्ड 2A8 मेन बैटल टैंक जैसे कई हथियार शामिल थे। चौंकाने वाली बात है कि वे सभी महंगे और उन्नत उपकरण नष्ट हो गए। यूक्रेनी पायलट तारिक ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनकी यूनिट के सफल हमलों के कारण आयोजकों को प्रशिक्षण रोकना पड़ा और ड्रोन हमलों में नष्ट माने सैनिकों व उपकरणों को 3 बार फिर जिंदा करना पड़ा। यूक्रेन के फर्स्ट कोर्ट्स के एक बयान के अनुसार यूक्रेनी FPV पायलटों की प्रभावशीलता के कारण उन्हें कुछ चरणों में अभ्यास में भाग लेने से भी रोक दिया गया, ताकि अन्य यूनिट्स अपने उपकरणों को यूक्रेनी ड्रोन से पूरी तरह खोए बिना अभ्यास पूरा कर सके। अब एक मैकेनाइज्ड असॉल्ट परिदृश्य में एक यूक्रेनी दल ने स्वीडिश पायलटों के साथ मिलकर लगभग 32 में से 28 प्रमुख उपकरणों को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी FPV ने 20 मिनट से भी कम में सैन्य हवाई अड्डे की रक्षा प्रणाली पर हमला कर सभी लक्ष्य भेदे
और बिना ड्रोन खोए उसे नष्ट कर दिया। यह अपमानजनक था। लेकिन नेटो के लिए समस्या तब बढ़ गई जब यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स यूक्रेन की सबसे एलीट यूनिट्स नहीं थी। ये कम से कम हेजहॉग 2025 की शर्मिंदगी में एक राहत देने वाला पहलू था। उन अभ्यासों में यूक्रेन की नेमेसिस यूनिट शामिल थी, जिसे 412 अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस ब्रिगेड भी कहा जाता है, जो यूएसएफ की शीर्ष ड्रोन यूनिट्स में है। 2026 की शुरुआत से ही रिपोर्ट्स के अनुसार इस एलिट ब्रिगेड ने 20 रूसी टैंक नष्ट किए, जो 2 टैंक कंपनियों के बराबर है। कुल मिलाकर 2022 से अब तक उन्हें लगभग 200 टैंकों, 300 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और 1000 से अधिक वाहनों को नष्ट या क्षतिग्रस्त करने का श्रेय दिया जाता है। इस यूनिट ने कई उन्नत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नष्ट किया है, जिनमें टोर M2, बुक M3 और OSA लॉन्चर्स के साथ साथ बोरिसो ग्लोवेस्क 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन भी शामिल है। एक मौके पर उन्होंने एक ही महीने में लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर मूल्य के ऐसे 3 एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर दिया। वे नवप्रवर्तक भी हैं। अप्रैल 2026 में नेमेसिस ने एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने एक मानव रहित सतही पोत यानी USV से लॉन्च किए गए इंटरसेप्टर ड्रोन का उपयोग करके एक रूसी गेरान अटैक ड्रोन को नष्ट कर दिया। इसमें हैरानी नहीं कि नेमेसिस जैसी अनुभवी टीम नेटो की रक्षा प्रणाली पर भी वैसे ही हमला करेगी जैसे वे रूसियों पर करती है, लेकिन गोटलैंड में ऐसा नहीं हुआ। और औरा 2026 अभ्यासों में यूक्रेनी प्रतिभागी लगभग वही मानक इकाइयाँ थी जिन्हें यूक्रेन अपने विशाल मोर्चे पर तैनात करता है। बुर्यातिया और ल्यूबोव दोनों अनुभवी और सक्षम लड़ाकू दस्ते हैं, लेकिन इन्हें यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज या यूएसएफ की नेमेसिस जैसी उच्च स्तरीय फोर्सेज नहीं माना जाता। फर्स्ट ब्रिगेड की ड्रोन बटालियन कोंडोर ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। AFU ड्रोन यूनिट्स में कोंडोर मुख्य रूप से यूक्रेन में बने ऑब्जर्वेशन, कामिकाजे और बॉम्बर ड्रोन ही इस्तेमाल करता है, जिनसे नाटो नहीं निपट सका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबाएं। द मिलिट्री शो पर हम रोजाना अहम खबरों के ताज़ा अपडेट्स और विश्लेषण लाते हैं। सब्सक्राइब करें, कुछ मिस न करें। नाटो बल यूक्रेन की कॉम्पैक्ट ड्रोन यूनिट्स के सामने इतना कमजोर क्यों साबित हो रहे हैं? तो अनातोली मुर्कोतुन के अनुसार इसका एक बड़ा कारण पुरानी रणनीतियां है। पूर्व पुलिस डिटेक्टिव मर्कोतुन नेमेसिस के कमांडर और यूक्रेनी ड्रोन हल्कों में मशहूर नाम है। वह यूएसएफ की बमवर्षक ड्रोन तकनीक के शुरुआती समर्थक और डेवलपर थे, और छोटे ड्रोन वीडियो व डेटा फ्यूजन से खुफिया जानकारी विकसित कर हमले कुशलता से करने के अग्रदूतों में शामिल थे। तो वह टिप्पणी करने के लिए पूरी तरह योग्य है। एक अभ्यास के बाद साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि नेटो की लड़ाकू वाहनों और सैनिकों को सघन समूहों में रखने की रणनीति आत्मघाती लगती है, क्योंकि रूसी और यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने यह तरीका वर्षों पहले छोड़ दिया था। अब यूक्रेन में अभ्यास के दौरान 2-3 से अधिक बख्तरबंद कॉलम एक साथ देखना दुर्लभ है। ड्रोन पहले ही दोनों पक्षों पर युद्ध क्षेत्र में होने वाले 70 से 80% नुकसानों के लिए जिम्मेदार है। रूसी FPV और अन्य कामिकाजे ड्रोन, जिनकी कीमत लगभग $400 प्रति ड्रोन है, 8 से 10 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट की कीमत वाले कई M1 एब्राम्स टैंकों को नष्ट कर रहे हैं। रूसी नुकसान निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा है। उनके टैंक और बख्तरबंद वाहन भले ही इतने महंगे न हों, लेकिन उन्हें यूक्रेनी ड्रोन द्वारा अविश्वसनीय गति से तबाह किया जा रहा है। साथ ही महंगा बख्तरबंद वाहन बनाना हजारों सस्ते घातक FPV ड्रोन तैयार करने से कहीं ज्यादा समय लेता है। समस्या ये है कि ये नई तकनीक सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं अपना रहे हैं। देखने से लगता है कि इजराइल लेबनान में उन्नत मरकवा टैंक, नामर बख्तरबंद वाहन, बुलडोजर और अन्य भारी उपकरण बहुत तेजी से खो रहा है। हिजबुल्ला मिलिशिया FPV और फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन से ताकतवर दुश्मन को तबाह कर रही है। इजरायली आक्रमण को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, और सैनिकों व उपकरणों की हानि यूक्रेन में रूस की तरह तेजी से बढ़ रही है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इजराइल को इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह चौंक गया। स्पष्ट रूप से नेटो भी
ऐसा ही हुआ है। इस बीच नेटो के सभी मुख्य प्रतिद्वंद्वी नई तकनीक को अपना रहे हैं और अपनी सैन्य नीतियों को उसी के अनुसार ढाल रहे हैं, और गठबंधन की ओर से इस स्थिति को सुधारने के लिए भारी प्रयासों के बावजूद यह अंतर अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिखावे को हटाए तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को फारस की खाड़ी में रणनीतिक रूप से रोक दिया है, जिसमें उसने लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और विषम रणनीति अपनाई है। और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन की ओर से सैन्य क्षेत्र में नए विकास हो रहे हैं, खासकर AI सक्षम ड्रोन के इस्तेमाल में। मार्च 2026 में चीन ने एटलस ड्रोन स्वार्म ऑपरेशंस सिस्टम का अनावरण किया। साइंस फिक्शन जैसी फुटेज में एक ऑपरेटर ने एक साथ 96 लगभग स्वायत्त ड्रोन के झुंड को नियंत्रित किया। जनवरी में उन्होंने एक ऑपरेटर को 200 ड्रोन का झुंड नियंत्रित करते दिखाया था, लेकिन मार्च का प्रदर्शन इससे भी बेहतर था। प्रदर्शन में झुंड ने हर 3 सेकंड पर ड्रोन लॉन्च किए और 5 मिनट से कम में सभी हवा में थे। एक बार लॉन्च होने के बाद ड्रोन झुंड इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके स्वतः ही टोही, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, धोखा देना और काइनेटिक स्ट्राइक जैसी गतिविधियों का समन्वय करते हैं। वे आपस में संवाद कर सकते हैं ताकि टकराव से बचा जा सके, वास्तविक समय में फॉर्मेशन को फिर से व्यवस्थित कर सके और बिना लगातार मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें लॉक कर सके। यूक्रेन ने AI सक्षम स्वायत्त हॉर्नेट ड्रोन के साथ दिखाया है कि वह व्यक्तिगत स्वायत्त ड्रोन या छोटे झुंडों में भी पीछे नहीं है। कई अन्य पश्चिमी डिजाइनर और डेवलपर भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ मामलों में अमेरिका का रेप्लिकेटर ड्रोन स्वार्म प्रोग्राम चीन से आगे है। चीन की बढ़ती क्षमता का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई रेप्लिकेटर पहल ने अगस्त 2025 में वायु, समुद्र और भूमि में हजारों स्वायत्त प्रणालियां तैनात करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया। 2026 की शुरुआत में यह प्रोग्राम रेप्लिकेटर 2 बन गया, जो ड्रोन स्वॉर्म से लड़ने और उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। यह प्रदर्शन से सक्रिय तैनाती की दिशा में बड़ा बदलाव है। तकनीकी रूप से चीन अभी शुरुआती चरण में है, जबकि अमेरिका सैकड़ों स्वायत्त ड्रोन स्वार्म तैनात कर चुका है, लेकिन इसमें बड़ा अंतर है। एटलस सिस्टम दिखाता है कि चीन केंद्रीकृत एक रूप स्वार्म पर ध्यान दे रहा है, जबकि रेप्लिकेटर का मकसद अलग है, विविध एकीकरण। दूसरे शब्दों में एंड्यूरिल, शील्ड AI और स्काइडियो जैसे विक्रेताओं के अलग अलग ड्रोन को एक केंद्रीकृत नियंत्रित नेटवर्क में जोड़ना। एटलस के एकल केंद्रीकृत स्वार्म के विपरीत रेप्लिकेटर विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे XQ-58A, वल्किरी और विभिन्न छोटे UAV को एकीकृत करता है। सभी ड्रोन को एंड्यूरिल के लैटिस और शील्ड AI के हाइव माइंड जैसे उन्नत AI सॉफ्टवेयर से समन्वित किया जाता है। ये सिस्टम GPS रहित और संचार बाधित वातावरण में काम करने के लिए बनाए गए हैं, जो स्वायत्त रूप से मिलकर लक्ष्यों की पहचान करते हैं और उन पर हमला करते हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसे सही तरीके से करना एक एकीकृत ड्रोन स्वार्म की तुलना में तकनीकी रूप से कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है और संभवतः कई गुना अधिक महंगी भी होगी। सबसे अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम से अब तक एटलस डेमो जैसा कोई प्रभावशाली दृश्य सार्वजनिक नहीं हुआ है। अमेरिका ने चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी माना है, न कि नाटो ने। नाटो का मुख्य प्रतिद्वंदी फिलहाल रूस है, चीन नहीं। रूस जहां धीरे धीरे स्वायत्त ड्रोन स्वार्म विकसित कर रहा है, वहीं यूक्रेन काफी आगे है। स्वायत्त ड्रोन स्वार्म एक नई तकनीक है जो अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई, और कई मायनों में, जैसा कि यूक्रेन अभ्यासों में लगातार उजागर कर रहा है, नाटो उस खतरे के लिए उतना तैयार नहीं है जितना उसे होना चाहिए, जो रूस पहले से ही पेश कर रहा है, खासकर सुदूर उत्तर में। यूक्रेन की हालिया ड्रोन और असमित रणनीतियों के साथ मिली सफलताओं से, चाहे वे कितनी भी प्रभावशाली और नुकसानदायक क्यों न हो, नाटो को झूठी तसल्ली में आकर लापरवाह होना एक बड़ी गलती होगी। यूक्रेन की तरह रूस को भी युद्ध के मैदान पर वास्तविक समय में युद्ध लड़ने के नए तरीके के अनुसार खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नाटो ने ऐसा नहीं किया है। रूस ने काफी हद तक अपनी अर्थव्यवस्था को युद्धकालीन ढांचे में बदल लिया है और अब चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक स्तर का ड्रोन इकोसिस्टम उसके पास है। ये यूक्रेन युद्ध के सबक को संस्थागत बना रहा है। प्रतिस्पर्धा के लिए उसके पास विकल्प नहीं है।
कीव के उदाहरण का अनुसरण करते हुए मॉस्को ने मानव रहित प्रणालियों के लिए एक समर्पित शाखा स्थापित की है, ड्रोन ऑपरेटरों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का विस्तार किया है और संयुक्त बल में नए ड्रोन यूनिट्स का गठन कर रहा है। अब सभी आकारों के वार्षिक ड्रोन उत्पादन 1.5 मिलियन से अधिक हो गया है और पश्चिमी एजेंसियों को चीनी औद्योगिक समर्थन व प्रतिबंधों से बचाव के कारण इसमें तेज वृद्धि की उम्मीद है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस संभवतः ड्रोन का उपयोग एकीकृत फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में करेगा, जिससे आर्कटिक तटीय क्षेत्रों और उत्तरी समुद्री मार्ग पर लगातार ISR इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस संभव हो सकेगा। बास्टियन तटीय रक्षा प्रणालियों का संचालन, पनडुब्बी और सतहरोधी अभियानों का समर्थन तथा एक तरफा हमलावर ड्रोन व उन्नत मिसाइलों से लंबी दूरी के हमले करना, इन गतिविधियों को साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जोड़ा जाएगा ताकि मित्र देशों की पता लगाने, लक्ष्य निर्धारण और कमांड एंड कंट्रोल क्षमताएं कमजोर की जा सके। नाटो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ पारंपरिक वायु शक्ति और युद्धपोतों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसका जवाब आग का जवाब आग से या ड्रोन से ड्रोन देना होगा, और जैसा यूक्रेन ने दिखाया है, नाटो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा या कार्रवाई नहीं कर रहा। इसके लिए आपको सिर्फ जुलाई 2026 में एस्टोनिया में होने वाले आगामी साइलेंट स्वॉर्म 2026 अभ्यासों को देखना चाहिए। मूल रूप से यह कार्यक्रम अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित था, लेकिन 2022, 23, 24 और 25 के पिछले 4 संस्करणों में इसका स्वरूप लगातार अंतर्राष्ट्रीय हुआ है। 2026 संस्करण में गठबंधन के नए सिद्धांत दिखेंगे, जिनमें स्वायत्त ड्रोन झुंडों का मुकाबला और भूमि वायु में मानव व मानव रहित टीमिंग शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, AI स्वायत्तता और परतदार कम दूरी वायु रक्षा पर ध्यान देने वाला साइलेंट स्वॉर्म 2026 यूक्रेन से मिली सीख पर नाटो की तेज प्रतिक्रिया दिखाता है। ज्यादा व्यवहारिक तौर पर ऑरोरा 2026 में यूक्रेनी प्रशिक्षकों ने UAV इकाइयों के समन्वय और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काम करने का अनुभव साझा किया। स्वीडन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स के सेवा सदस्यों की ब्रीफिंग। आंद्रेयास गुस्ताफ्सन, स्वीडिश ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के कमांडर, जिनकी टीम को यूक्रेनी क्रूज ने मात दी, के अनुसार ड्रोन युद्ध के मामले में वे हमसे मीलों आगे हैं, इसलिए हम वास्तव में उनकी सराहना करते हैं कि वे यहाँ आए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। अगर नाटो अगली पीढ़ी के युद्ध में जल्दी माहिर होना चाहता है तो उसे और बदलाव करने होंगे। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर गराब, जिन्होंने ऑरोरा 2026 में हिस्सा लिया था, के अनुसार नाटो सेनाओं में क्षमता तो है, लेकिन ड्रोन रणनीति और कमांडर स्तर पर ड्रोन युद्ध की समझ में उन्हें काफी सुधार की जरूरत है। ये गठबंधन की नीति से शुरू होता है। पहले बताया गया था, ऑरोरा 2026 में गठबंधन ने ड्रोन के इस्तेमाल को पारंपरिक नहीं माना। ये दिखाता है कि हालिया अपडेट्स के बावजूद नाटो ड्रोन को अब भी रोकथाम और रक्षा के पूरक के रूप में ही देखता है। गराब के अनुसार कमांडरों के पास रूस जैसे ड्रोन सक्षम दुश्मन के खिलाफ मानव रहित प्रणालियां मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में एकीकृत करने की परिपक्व अवधारणाएं नहीं हैं। अवधारणा विकास, मानकीकृत प्रशिक्षण और संचालनात्मक प्रयोग की हालिया पहले सही दिशा में हैं, लेकिन संभवतः और प्रयास चाहिए। प्रशिक्षण पाइपलाइन और नवाचार मार्ग तुरंत स्थापित और सुधारने होंगे। यूक्रेन को इन्हें युद्ध के दौरान तेजी से विकसित करना पड़ा। अनुकूलित हो या समाप्त हो जाओ, लेकिन 32 देशों के गठबंधन में समाधानों और उन्हें संचालित करने वालों को एकत्र करना रूस या यूक्रेन जैसे देश की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये सब एक साथ जोड़ने की बात नहीं है। इसके लिए पूंजी जुटानी और समझदारी से खर्च करनी होगी। इस समय जबकि निजी पूंजी, सैन्य स्टार्टअप्स और उन्नत तकनीक में आना शुरू हो गई है, अगली पीढ़ी के रक्षा खर्च में सार्वजनिक और निजी दोनों पूंजी का आवंटन कम से कम कहें तो एक तरह से खुला खेल है। इंटरऑपरेबिलिटी और संसाधनों के कुशल आवंटन के लिए ढांचे गठबंधन में यूक्रेन के ब्रेव वन मार्केटप्लेस जैसे एकीकृत और सुव्यवस्थित ढांचे की जरूरत होगी। ब्रेव वन यूक्रेनी इकाइयों को सरकार द्वारा अनुमोदित हथियार प्रणालियों की एक श्रृंखला सीधे खरीदने की अनुमति देता है, जिससे कागजी कार्रवाई कम होती है और लचीलापन मिलता है। साथ ही खरीद को अलग सुरक्षित रखकर इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत किया जाता है। नाटो को सही संतुलन बनाना होगा।
टैक्टिकल ISR ड्रोन, लूटिंग, गोला बारूद और मानव रहित लॉजिस्टिक्स वाहन जैसी प्रमुख प्लेटफॉर्म श्रेणियों के लिए मजबूत व्यवस्थित मांग नहीं है। जोखिम यह है कि सहयोगी देश अनुकूलित प्रणालियों के लिए प्रीमियम कीमतें चुकाते रहेंगे, जबकि रूस युद्ध में आजमाए गए बड़े पैमाने पर उत्पादित प्लेटफॉर्म से क्षेत्रों को भर देगा। तो एक त्वरित सुधार की आवश्यकता है और एक त्वरित सुधार चल भी रहा है, लेकिन क्या यह बहुत कम और बहुत देर से होगा? संभव है नेटो को यूक्रेन की उतनी ही जरूरत हो जितनी यूक्रेन को नेटो की नहीं। यूक्रेन के पास अनुभव का बड़ा भंडार है। अगर हेजहॉग 2025 और अरोरा 2026 के नतीजों को देखें तो नेटो के लिए यही हो सकता है कि अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाए। इस मामले में उन्हें साथ आने दो। जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिले। इस वीडियो में देखें कैसे एक यूक्रेनी इंजीनियर ने रूसी ड्रोन चुराने का अनोखा तरीका खोजा। धन्यवाद।